हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं अपना आज का, जिसका नाम है मेरी विदेश यात्रा। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की विदेश यात्रा से संबंधित है। इसमें उन्होंने विदेशी लोगों के रहन सहन, प्रेम व्यवहार तथा उनकी संस्कृतियों से हमें परिचित कराया। साथ ही यह भी संदेश दिया है कि हमें भी अपने देश से प्रेम करना चाहिए, इसके आन बान शान की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए और सभी के साथ प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए अध्याय शुरू करते हैं अपना। तो बाबू हरि जी के मुकदमे में डुमराव के महाराज ने प्रीवी काउंसिल में अपील कर दी थी। अब अपील की पेशी का समय नज़दीक आ गया था, यानी कि अपील की पेशी का टाइम आ गया। बाबू हरि जी चाहते थे कि मैं भी वहाँ के बैरिस्टरों यानी कि बैरिस्टरों यानी वकीलों की मदद के लिए विलायत जाऊं यानी कि विदेश जाऊं। उन्होंने असहयोग आंदोलन के आरंभ के समय से ही मुझे वचन ले लिया था कि उनके मुकदमे में मैं बराबर काम कर दूंगा। इसी वचन की पूर्ति में हाईकोर्ट की पेशी के समय भी मैंने काम किया था। अब विलायत जाने की बारी आई तो इनकार नहीं कर सकता था, और कुछ यह भी लालच हुआ कि इस बहाने विदेश की यात्रा भी हो जाएगी, इसलिए अब वहाँ जाने की तैयारी में लग गया। हमारा भतीजा दनार्दन, जो लोहा बनाने का काम सीखने वहाँ गया था, हाल ही में लौटा था। टाटा कंपनी जमशेदपुर में मुझे नौकरी मिल गई थी। वहाँ के रहन सहन के संबंध में उससे तथा मित्रों से सलाह करके मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर खादी पहना करता था। वहाँ जाकर भी इसी नियम को भंग करना मैंने उचित ना समझा, इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार द्वारा मंगवाए गए। कपड़े की कांट छाक भी देखी रखी। अंग्रेजी पोशाक ना पहनने का ही निश्चय कर लिया। फलस्वरूप दो बातें हुई। बहुत कम खर्च में काम के लायक काफ़ी कपड़े तैयार हो गए। पोशाक चूंकि हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता है। अंग्रेजी रहन सहन अख्तियार यानी अपनाना, अंग्रेजी रहन सहन को अपनाना, अख्तियार करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़े पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम करने से सब झंझट दूर हो जाते हैं। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए वह झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन भर कभी कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने कपड़े को शरीर गर्म करने और लज्जा निवारण करने का साधन मात्र समझा है। इसी नीति को मैं बराबर बरतता आया हूँ। 45-55 की अवस्था में नए सिरे से विदेशी फैशन को स्वीकार करना, उसके तह पेच को समझना और कपड़े पहनना तथा समय समय पर उसे बदलते रहना मेरे लिए कम कठिन ना होता, और ऐसा करने पर काफ़ी खर्च भी करना पड़ सकता था। इसलिए मैंने वहाँ भी अपनी चाल चलना बेहतर समझा, ऐसा ही प्रबंध किया। मार्च के आरंभ में मैं घर से रवाना होकर मुंबई पहुंचा। वहीं खादी भंडार से कुछ कपड़े तैयार करने को कह दिया। वहां से महात्मा गांधी जी से विदा लेने के लिए साबरमती चला गया। रवाना होने के दिन भाई साहब भी मुंबई पहुंच गए। केसर हिंद जहाज में मुंबई से चला। यह मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मैं यहाँ भी उन लोगों के सरसंग में बहुत ना पड़ा जो विशेष ढंग से रहते और खाते पीते थे। जाने के पहले एक दिन श्री सच्चिदानंद सिंह, जो अब डॉक्टर हैं, ने मुझे अपने यहाँ अंग्रेजी ढंग से टेबल पर खाना खिलाया था। मैंने कांटे चमचे का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तेफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक पारसी सज्जन थे। वे विदेश सैर करने के लिए जा रहे थे। उनसे तो जान पहचान हो गई, पर दूसरे कोई मुलाकाती भाई और बहन उस जहाज पर नहीं थे। मेरी आदत भी कुछ ऐसी थी कि मैं किसी से स्वतः यानी कि अपने आप स्वतः मुलाकात या जान पहचान करने में बहुत सकुचाता हूँ। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से 1-2 दिनों तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। पर इतना मैं देखता था कि मेरी हिंदुस्तानी पोशाक की ओर बहुत तेरों की आंखें जाती थी। मैं डेक पर अपनी कुर्सी रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा टहलता रहा। समुद्र बहुत शांत था, इसीलिए किसी प्रकार की मतली या चक्कर यानी कि कोई उल्टी या चक्कर आदि मुझे नहीं आया। रास्ते में मुझे मालूम हुआ कि जब तक जहाज सुएज नहर से गुजरता है तब तक थॉमस कुकू कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो मुसाफिर चाहे मोटर द्वारा जाकर काहिरा नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्विक्स को देख कर आ सकता है। मैंने यह देख लेना अच्छा समझा। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे जिन्होंने थॉमस कुक के साथ वहाँ जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग बहुत ही सवेरे करीब 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर पर काहिरा चले गए। उसके बाद काहिरा का अजायब घर यानी कि चिड़ियाघर देखने गए। वहीं पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई चीज़ें सुरक्षित रखी गई हैं। वह बहुत सुंदर संग्रह है। प्राचीन मिस्र के बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के कितने ही शव, जिन्हें मम्मी कहा जाता है,
जो पिरामिडों से निकले हैं वहाँ सुरक्षित हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर मनुष्य का चेहरा और हाथ पैर जो के त्यों हैं। वह जिस महीन कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे, वह कपड़ा भी अभी तक वैसे ही लिपटा हुआ है। यह कपड़ा बहुत ही बारीक हुआ करता था। सुना जाता है कि भारतवर्ष से ही जाया करता था। उन दिनों वहाँ के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी सामान मुर्दे के साथ गाड़ दिए जाएं तो परलोक में भी उनसे वे आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी। पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी इत्यादि, खाने के लिए अन्न और श्रृंगार का सामान, सवारी के लिए रथ और नाव भी, सब चीज़ें एक से एक अच्छी बनी थी। उनसे जान पड़ता था कि उस समय भी लोग सोने का व्यापार करना जानते थे। उस म्यूजियम को देखने के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें और दूसरी मशहूर जगह दिखाई गई। इनमें एक बड़ी सुंदर और बड़ी मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूरा रुख मुँह करके नमाज पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ से काबा पूरब में पड़ता है। यह हिंदुस्तानी के लिए कुछ अजूबा सा मालूम पड़ता है। वहाँ की मस्जिद इसी कारण से हिंदुस्तानियों की मस्जिद जैसी पश्चिम रुख की ना होकर पूरब रुख की होती है। यह बड़ी मस्जिद भी वैसी थी। वहाँ की भाषा अरबी है, पर यूरोपीय भाषाओं में से अधिक प्रचार वहाँ फ्रेंच का है। लोग साफ मालूम पड़ते हैं। पुलिस वाले तुर्की फेस पहने हुए हैं। काहिरा यद्यपि पुराना शहर है, तथापि जिस हिस्से को हमने देखा है वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। दोपहर को भोजन करके हम लोग कुछ दूर मोटर पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं कभी हिंदुस्तान में ऊँट पर नहीं चढ़ा था। पर एक बार चढ़ जाने पर कोई विशेष बात ना हुई। पिरामिडों को नज़दीक जाकर देखा। ये बहुत ऊंची चौकुटी इमारतें हैं। हमारे देश में ईंटों का पजामा जैसे बनता है, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौसर किए हुए टुकड़ों से बने हैं। पजामे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज़्यादा है तो ऊपर की ओर कम होती है। ईंटों का पजामा तो थोड़ा होता है। ये बहुत बड़े और ऊंचे हैं। जिस परिणाम में ऊंचे और चौड़े हैं, उसी परिणाम में इनसे लगी हुई पत्थर ईंटें भी पजामे की ईंटों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई से अधिक होगी। नामालूम कितने दिनों में एक एक ईंट काटकर इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा। यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम करने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। ये इमारतें जिनसे मनुष्य को कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी हजारों वर्षों के बाद ज्यों का त्यों खड़ी हुई हैं। उनमें से अनेक के अंदर की खुदाई हुई है। उन्हीं में से निकले हुए कुछ समाज का संग्रह काहिरा के अजायब घर में। मुझे स्मरण यानी कि मुझे याद है कि हाल में अखबारों में पढ़ा था कि कब्रें खोदने वाले की मृत्यु हो गई थी। जिस किसी ने प्रयत्न किया वह मर गया। खोदने वाला मर तो गया, पर वहाँ की खुदाई से बहुत सामान निकला। स्विक्स एक अजीब सी चीज़ है। मुंह मनुष्य का और शरीर जानवर का है। एक बहुत बड़ी विचित्र उस रेगिस्तान में इसी शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं कि प्राचीन काल में इससे प्रश्न किए जाते थे और वह भविष्य की बातें बता देता था, पर यह जो कुछ कहता था उसका समझना बहुत कठिन था। अब यह बात तो नहीं है, पर यह मूर्ति ही उस प्राचीन समय का स्मरण कराती है। कहा जाता है मूर्ति उस समय की बातें हमें बताती हैं। यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। पोर्ट सहित हम लोग 11 बजे रात के करीब पहुंचे। यहाँ जहाज पहुंच गया था। हम सब लोग अपने अपने कमरे में आकर सो गए। खाना पीना रास्ते में ही रेल में हो चुका था। भूमध्य सागर में पहुंचकर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल समुद्र तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में हवा भी जोरों से थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। मुझे एक दिन कुछ मतली भी आई, पर अधिक नहीं। रास्ते में जो देखने को मिला मैं सब कुछ देखता गया। इटली के नज़दीक सिसिली टापू के पास होकर ही जहाज गुजरा। वहाँ का शहर कुछ दूर पर देखने में आया। पहाड़ तो साफ नज़र आता था। कुछ दिनों बाद हम लोग मार्सेल्स, जो फ्रांस है, वहाँ पहुँच गए। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। कभी कभी कोई टापू नज़र आ जाता था तो सब लोग उसे देखने लगते थे। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। इससे दिन रात पानी देखते देखते 1-2 दिनों के बाद ही जी उब जाता है। जी उब जाता है यानी कि बोरियत सी आ जाती है। जी उब जाना, बोरियत आ जाना। अगर कहीं कोई दूसरा गुजरता हुआ जहाज आ गया या ज़मीन देखने में आई तो बहुत आनंद होता है। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी ज़मीन देखी नहीं है। हम लोग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी टॉमस कुक कंपनी की कृपा से शहर के सभी देखने योग्य स्थानों को देख लिया। टॉमस कुक का प्रबंध बहुत अच्छा होता है। यात्रियों को उनका दुभाष्य यानी कि जो ट्रांसलेटर होता है उसे दुभाष्य कहते हैं,
दुभाषिया मुख्य मुख्य स्थान दिखलाता देता है। उसकी मोटर गाड़ी रहती है। ऐसा अच्छा प्रबंध रखते हैं कि निश्चित समय के अंदर आदमी सब कुछ देख लेता है। सवेरे जहाज से उतरते ही रात में रवाना होने वाली गाड़ी में अपने लिए जगह ठीक करा ली है थी। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस में गाड़ी बदल कर केले पहुंचे। वहां फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतर गया। डोवर से रेल पर चढ़कर रात के लगभग 9 बजे लंदन पहुंच गया। वहां मैं मार्च के तीसरे सप्ताह पहुंचता था, पर तब तक काफ़ी सर्दी थी। स्टेशन पर पहले से ही वहां पहुंचे हुए मित्र मिल गए। मैं सीधे उस मकान में चला गया जो पहले से किराए पर लिया गया था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे रहे। मेरा कार्यक्रम वहां यह था कि मैं अपनी आदत के अनुसार बहुत सवेरे उठता। वहां के लोग सवेरे बहुत देर तक सोए रहते हैं। अधिकतर रात के पहले पहर में ही जाकर काम करते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता, वहां भी ना कर सका। जब सब लोग सोए हुए रहते थे, मुंह हाथ धोकर और स्नान करके मैं कमरे में बैठ जाता और मुकदमे के कागज पढ़ने लगता। सब लोग प्राय 9:30 बजे तैयार होते। उस समय तक मैं लगभग 2 घंटे तक काम कर चुका होता था। उसके बाद नाश्ता करके प्राय 10 बजे लाइब्रेरी में चला जाता। वहाँ कानून की पुस्तकें पढ़ने लगता। वहाँ के हमारे एंटनी ने लाइब्रेरी में हमारे लिए सुविधा कर दी थी। इससे अंग्रेजी कानून की हर तरह की पुस्तकें देखने को मिल जाती। 1 बजे दिन तक इस तरह का काम करके मैं नज़दीक के ही एक शाकाहारी लोगों के रेस्टोरेंट में चला गया। शाकाहारी यानी कि जो साग सब्जी खाते हैं उनको शाकाहारी कहते हैं। वहाँ कुछ फल, रोटी, दूध इत्यादि खा लेता। कहने से वे सब कुछ बिना अंडे के बना लेते। 2-1 दिनों में वहाँ के आदमियों ने मुझे पहचान लिया है, इसलिए पहुँचने पर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। फिर संध्या तक कोर्ट में काम करके प्राय 6 बजे वापस वहाँ से आ जाता। आना जाना रेल में होता जो ज़मीन के अंदर चलती थी। घर पर संध्या का भोजन करके शाम को कुछ देर के लिए टहलने जाता और लौटकर कुछ काम करके सो जाता। किसी किसी दिन बैरिस्टरों के साथ सलाह बात होती। उनके अनुसार इस कार्यक्रम में तब्दीली हो जाती। इस तरह लगभग 2 महीने बीत गए। लंदन से मैं स्विट्ज़रलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि श्री रोमिया रोला से जाकर मिलूं, इसलिए मैं वहाँ गया जहाँ से बराबर रहा करते थे। पर वहाँ उनकी बहन से मुलाकात हुई तो पता चला कि वे गर्मी के कारण काटरगी पहाड़ पर चले गए हैं। मैं वहाँ चला गया। रास्ता बहुत ही सुंदर था। रेल ऊंचे पहाड़ पर आहिस्ता 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 यानी कि धीरे धीरे बहुत आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ थोड़ी दूर पर नजर आ रहे थे। मैं एक होटल में ठहर गया। श्री रोमिया रोला ने ही सब प्रबंध कर दिया था। 2 दिनों तक वहाँ रहा। उनसे भेंट हुई, बातें भी हुई, पर मुश्किल यह थी कि वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे और मैं फ्रेंच नहीं समझता था। होटल में एक अंग्रेजी जानने वाले को उन्होंने खोज निकाला, पर उसकी विद्या भी कुछ अलग अंदाज की थी। उनसे मिलकर मुझे जितना लाभ होना था उतना ना हो सका। वहाँ से चलकर मैंने बर्नवेल, न्यूटाटेल, लोसान और जेनीवा शहरों को देखा। न्यूटाटेन में एक छोटी पर अचंभा पैदा करने वाली घटना हुई। मैं वहाँ बाजार घूम रहा था। एक दुकान में हाथ का बुना हुआ अच्छा कपड़ा बिकता था। मैं वहाँ गया। एक लड़की बेचने का काम कर रही थी। वह अंग्रेजी जानती थी। जब मैंने हाथ के बुने हुए कपड़े की बात की और उसने मेरी पोशाक देखी तो समझ लिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि गांधी जी का केवल नाम ही नहीं जानती, बल्कि ग्रंथ जो उनके संबंध में उसे मिले थे उन्हें पढ़ भी चुकी थी। उसने मुझे म्यूनिक की एक दुकान का पता दिया जहाँ हाथ के बुने कपड़े मिल सकते थे। अपनी दुकान में रखे पुराने स्विच चरखे का नमूना भी दिखलाया। वह हमारे देश के पत्ती वाले चरखे के समान ही था, पर वह ऊंची कुर्सी या स्टूल पर बैठकर चलाया जा सकता था। वहाँ मैंने पहले पहल समझा कि गांधी जी के संबंध में श्री रोमिया रोला की पुस्तक ने कितना प्रचार कर दिया है। वहाँ से मैं बर्लिन गया। वहाँ पर ठहरने और कार्यक्रम का कुछ वर्णन कर देना अच्छा होगा। मैंने एक यात्रा क्रम बना लिया था जिसमें जर्मनी के 3 शहर रखे लिए गए थे, बर्लिन, लीपजिंग और म्यूनिक। इटली में वेनिस और रोम का तथा फ्रांस के दक्षिण में नीस होते हुए मार्लेस पहुंचने का विचार था। समय इतना कम था कि इससे अधिक कहीं नहीं जा सकता था और इन शहरों में भी पूरा समय नहीं दे सकता था। मैं प्राय रात की गाड़ी से रवाना होता। वहाँ की गाड़ियों में अधिक महसूल देने पर, महसूल यानी कि किराया देने पर, महसूल देने पर सोने के लिए जगह मिल जाती थी। मैं ऐसी गाड़ी चुन लेता तो जो रात के 10-11 बजे रवाना होती और लक्ष्य स्थान पर सवेरे पहुंचती। सोने का टिकट लेकर रात को आराम से गाड़ी में सोता। सवेरे गाड़ी में ही मुँह हाथ धोकर उतरता। स्टेशन पर उस कमरे की तलाश कर लेता जहां यात्रियों का सामान सुरक्षा के लिए रख लिया जाता है। अपने यात्रा क्रम के अनुसार मैं म्यूनिक गया। वहाँ पर प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा जिसमें प्राय हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहाँ के मशहूर म्यूजियम को भी देखा जिसमें वैज्ञानिकों वस्तुओं का संग्रह है।
वहाँ तलाश करते करते उस दुकान तक भी पहुँचा जहाँ न्यूटाटेल में मुझसे कहा गया था कि हाथ के बुने कपड़े भी मिलते हैं, पर ऐसा कपड़ा मिला नहीं। म्यूनिख से मैं वेनिस गया। अजीब शहर है, समुद्र घर घर में है। घर से निकलकर गांव से ही बाहर जाया जाता है। नाव के सिवा वहाँ कोई दूसरी सवारी ही नहीं है। पानी के बीच में चट्टानें हैं, उन्हीं पर मकान बने हैं। जो मशहूर गिरजाघर है वहाँ कुछ खाली जगह है। वहाँ मैं संध्या समय पर टहलता रहा। रात के 10-11 बजे होटल में जाकर ठहरना चाहा, पर वहाँ इतने मच्छर थे कि मसहरी लगाने पर ही वहाँ ठहरना कठिन हो गया, इसलिए गाड़ी के समय से पहले ही स्टेशन चला आया। रोम में 2 दिनों तक ठहरा। मेरी यात्रा कुछ ऐसी रही कि यात्रियों द्वारा देखे जाने वाले स्थानों के सिवा मैं और कुछ न देख सका, न किसी से मिल सका। समय भी न था। पहले से यदि प्रबंध होता तो कुछ लोगों से मिलता, समय रहता तो वहाँ की परिस्थिति जानने का भी प्रयत्न करता यानी कि वहाँ की परिस्थिति जानने का मैं कोशिश करता, पर ऐसा ना हो सका, इसका अफसोस रहा, क्योंकि लाचारी थी। लाचार था मैं, बेबस था। अंत में मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। रास्ते में नीस में उतरा। वहाँ पास ही के मशहूर कैसीनो को भी देखा जहाँ लोग जुआ खेलते हैं। इन सब चीज़ों को देखने में मेरा जी नहीं लगा। तुरंत मैं मार्सेल चला गया। दूसरे दिन सुल्तान जहाज पर सवार होकर हिंदुस्तान के लिए चल पड़ा। तो ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की विदेश यात्रा। अपनी विदेश यात्रा में इन्होंने कई जगहों का जिक्र किया है और आपको बताया है कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। आपको भी समय मिले, अवसर मिले तो आप भी ज़रूर जाएं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं करें।